Hello students, welcome to all of you in my accountancy class for class 12th. Today we are going to start our next chapter, dissolution of a partnership firm, and this is the last chapter of our partnership unit. This chapter is very important, so we have to understand all the concept of this chapter very carefully. Students, before starting the chapter and all the details of this chapter, I want to clarify two things. First one is what is dissolution of a partnership, and second one is what is the dissolution of a partnership firm. There is a very large difference between dissolution of a partnership and dissolution of a partnership firm. Students, we are discussing about partnership firm from the starting, and we discussed about how the profit sharing ratio of a partnership firm changed, and with the after changing profit sharing ratio we have to reconstitute the partnership firm. After admission of a partner, in admission of a partner we have to reconstitute the partnership firm. In the case of retirement of the partner, in the case of dissolution, in the case of death of a partner, in the case of insolvency of a partner, these all cases are known as dissolution of a partnership. Means when we talk about dissolution of a partnership, it means that the relation between the partners, or you can say the partnership deed between the partners, among the partners changed, but business is continue as usual. जब हम dissolution of a partnership की बात करते हैं तो इन सारे केसेस में जो पार्टनरशिप बिजनेस है फ्रंट लाइन पे वो जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलता रहता है, लेकिन जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, बिजनेस खत्म हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप होते हैं, जैसे उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, या बहुत सारे ऐसे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में लिखे गए होते हैं, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बदल सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस है वो फ्रंट लाइन पे एज इट इज चलता रहता है। मैं उन केसेज को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। सबसे पहला केस था इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फॉर्म में सारे पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है, और जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है तो उससे पार्टनरशिप बिजनेस पे फ्रंट लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप बाहर से देखते हैं तो वहां पे कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। इस केस में पार्टनर्स भी सेम रहते हैं, बस उनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो बदल जाता है, और जिससे वो लोग अपना पैसे का लेन देन कर लेते हैं, बाहर से कुछ पता नहीं चलता है। सेकंड केस मैंने लिखा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब हम कभी भी अपने पार्टनरशिप फॉर्म में किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन लेते हैं, उस वक्त हमें अपने पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन करते समय हमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी करनी होती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना होता है, ट्रीटमेंट ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ रिजर्व भी करना पड़ता है, कंपनसेशन फंड्स को भी हमें ट्रीट करना पड़ता है। ये सब हम करते हैं, लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो एज इट इज चलता रहता है, क्योंकि हमने सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट केस रिटायरमेंट का है और डेथ का है। रिटायरमेंट और डेथ में भी हम वही करते हैं, हम सारे ट्रीटमेंट्स तो करते हैं, लेकिन वो सब एक अकाउंट के अंदर की बात होती है, फ्रंट लाइन पे बिजनेस पे कोई नहीं जानता कि क्या अंदर हो रहा है। इसी तरीके से जब हम इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं, जितने भी पार्टनर हैं उसमें से कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नहीं होता है, सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप होती है। और कभी कभी जब पार्टनरशिप फर्म किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई गई होती है और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये सारे केसेज ये कहते हैं कि किस तरीके से हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, हमारा बिजनेस फ्रंट लाइन पे ऐसे ही चलता रहता है और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप होती है। लेकिन अब इस चैप्टर में जो आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, इसकी बात करते हैं। ये क्यों हमें पढ़ना है, क्या जरूरत पड़ गई इस चैप्टर को पढ़ने की। तो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म स्टेट्स दैट व्हेन द पार्टनरशिप फॉर्म get ends
मतलब जब पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म हो जाती है, जो भी बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है वो बिजनेस खत्म कर लिया जाता है, वो बिजनेस नहीं किया जाएगा और उस पार्टनरशिप फॉर्म की सारी एसेट्स को बेचा जाता है और उसकी सारी लायबिलिटीज का पेमेंट उस एसेट्स की वैल्यू से किया जाता है और लास्ट में सारे पार्टनर्स अपने अपने जगह पे चले जाते हैं और वो बिजनेस पूरी तरीके से समाप्त मान लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस सब खत्म होना है, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म होगा, सारे पार्टनर्स को उनके हिस्से में जो भी चीजें मिलेंगी वो दी जाएंगी, अगर कम पड़ेंगी तो उसे वापस भी ली जा सकती है। As you better know, partnership is a kind of business. In that business, the liabilities of the partners are unlimited. पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, इसलिए डिसोल्यूशन के केस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारी एसेट्स को बेचने के बाद उतने पैसे ना मिल पा रहे हो जितना कि फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है। उस लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए हमें पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचनी पड़ सकती है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लासेज में बताएंगे, लेकिन ये होता है। आज हम इंट्रोडक्शन में ये बात करेंगे कि कौन कौन से वो केसेज हैं जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म होता है। तो फर्स्ट केस इज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप इन 1932 स्टेट्स दैट व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म make a mutual understanding to dissolve the partnership form, the partnership form can dissolve. सेक्शन 40 ये कहता है कि सारे पार्टनर्स जब आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, वो चाहते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उस पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट केस सेज दैट सेक्शन 41 स्टेट्स दैट कंपल्सरी डिसोल्यूशन व्हेन समटाइम्स इट कैन पॉसिबल दैट कि पार्टनरशिप फॉर्म किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो या पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हों या पार्टनरशिप फॉर्म जो बिजनेस कर रही थी वो बिजनेस अनलॉफुल हो गया हो, यानी वो अवैध बिजनेस घोषित कर दिया गया हो, उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म को डिसोल्यूट करना पड़ता है। इसको कंपल्सरी डिसोल्यूशन कहते हैं। सपोज करते हैं कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो दवा बनाती है, दवा बनाने वाली कंपनी है, लेकिन वो दवा बनाने की आड़ में ड्रग्स बेचना शुरू कर देती है, जबकि ड्रग्स बेचना इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज माना जाता है, तो उस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है, जो कंपल्सरी डिसोल्यूशन के केस में आता है। सेक्शन 41 कहता है ये। नेक्स्ट केस इज दैट सेक्शन 42 स्टेट्स दैट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पार्टनरशिप फॉर्म कुछ पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं या कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें उस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए किसी को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 10 माले की बिल्डिंग बनानी है। जाहिर सी बात है 10 माले की बिल्डिंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, रेजिडेंसी आजकल मार्केट में बन रही हैं, आप देख रहे हैं। सपोज करिए 3 लोग मिलते हैं और उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाने का फैसला लेते हैं। एक ऐसा पार्टनर है जो उस पूरे बिल्डिंग को बनाएगा, उसका प्लास्टर कराएगा। दूसरा ऐसा पार्टनर है जो उस बिल्डिंग के सारे फर्नीचर के काम, जो भी है खिड़की दरवाजा और सारी चीजें हैं वो लगाने का काम करेगा। और एक तीसरा पार्टनर है जो उसकी फिनिशिंग का काम करेगा, प्लम्बिंग, वायरिंग एंड फर्निशिंग एवरीथिंग। 3 लोग मिलकर के पार्टनरशिप फॉर्म को चलाते हैं और जो भी समय लगता है उस समय के बाद वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है और वेल फर्निश्ड हो जाती है। जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, वेल फर्निश्ड हो जाएगी, उस केस में वो काम खत्म हो जाएगा। जब वो काम खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है, उसको डिसोल्यूट कर दिया जाता है। सेक्शन 42 है ये। सेक्शन 43 स्टेट्स बाय नोटिस। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा की जाने लगती है जिससे पार्टनरशिप फॉर्म के लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं और नोटिस दे देते हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि कोई एक पार्टनर जब नोटिस दे देगा कि हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, या आपसी सहमति से सारे पार्टनर्स इस बात पे नोटिस दे देते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 42 और बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। स्टूडेंट्स, कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म करने के लिए। किस केसेज में देगा उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। कोर्ट ऑर्डर इसलिए दे सकता है जब कोर्ट को कभी ये लगने लगता है
कि ये पार्टनरशिप फॉर्म जो काम कर रही है वो अब सही तरीके से काम करने में सफल नहीं है, या उसको ये लगता है कि ये पार्टनरशिप के ऊपर इतनी ज़्यादा लॉसेज हो गई हैं कि अपने लॉस को बियर करने की कंडीशन में नहीं है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस कर रही है उसकी एक्टिविटीज़ एंटी नेशनल हो जाती हैं, देश के खिलाफ हो जाती हैं, या कभी कभी बहुत से ऐसे चांसेज हैं कि उस पार्टनरशिप फॉर्म पे फॉरेन कंट्री ऐसे देश से रिलेशन समझ में आ जाते हैं, या रिलेशन डिक्लेयर हो जाते हैं जिस देश से इंडिया से वॉर हो रहा हो, या ऐसे बहुत सारे केसेज हैं आपकी बुक में और डिटेल में दिया हुआ, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोर्ट यानी जुडिशरी ऑफ इंडिया खुद ये कहती है कि इस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। These all are the cases on this type we can dissolve the partnership forms। आगे जो भी बातें आएंगी, कैसे हम पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंट्स को ट्रीट करते हैं, कैसे हम एसेट्स और लायबिलिटीज बेचने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। And I hope you all understood all the concept discussed in this video about dissolution of a partnership as well as dissolution of a partnership firm also। I hope that you will watch this video again and again and go through your books also, and after that you can understand the concept of dissolution। Thank you so much।